नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एजुकेटर्स ऑफ बिहार में। जैसा कि हम पहले भी वीडियो लेके आते रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उसी से संबंधित वीडियो जो आज मुझे पुनः प्राप्त हुई है और वो है भारतीय राज व्यवस्था और संविधान की अगली कड़ी। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल के विषय पर। आइए हम सब उस पर चर्चा करें और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियोस आपके सामने अपडेट होती रहे। विद्वान एवं विदुषियों, मैं वेद प्रकाश भारतीय। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा भी था, मंगलम क्लासेस की ओर से अपना ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसका प्रमुख विषय है राज्यपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल एक संस्था होती है, एक पद होती है। तो राज्यपाल शब्द सर्वप्रथम कहां से इसकी उत्पत्ति हमारे यहां हुई? वैसे तो प्राचीन काल में भी देखते हैं कि प्रांतपाल हुआ करते थे, लेकिन राज्यपाल नहीं हुआ करते थे। तो इस राज्यपाल शब्द की जो प्रथम पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी क्या रही, इसके संदर्भ में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि इस वीडियो को निश्चित रूप से अंत तक देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। निश्चित रूप से ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो भी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतियोगी हैं, लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतियोगी हैं, बिहार लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतियोगी हैं या अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतियोगी हैं, ये कक्षा जो होगी, आज का जो ये वीडियो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, आज की जो ये कक्षा मैं आप सबों को समर्पित करने जा रहा हूं, इसका प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी स्थान होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी कहा था कि भारतीय राज व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत क्या क्या जानकारियां हमें लेनी चाहिए, उन सभी बिंदुओं को अगर आप एक एक करके देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो इतना कह सकता हूं कि आपको भारतीय राज व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न आपके समझ से दूर नहीं होगा। तो सर्वप्रथम है क्या कि राज्यपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम किस प्रकार से जानें, किस प्रकार से पढ़ें। तो सर्वप्रथम आता है क्या कि इसको हम 4 खंडों में बांट करके देखिए। 4 खंडों में मैंने इसलिए कहा कि अगर हम किसी व्यापक दूरी को संक्षिप्त करके अगर उसकी यात्रा तय करना आरंभ करते हैं तो कठिन नहीं रह जाता है। लेकिन अगर एक बार में ही ठान लिया कि नहीं ये दूरी मुझे तय करनी है तो कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं इस राज्यपाल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को शुरू से लेकर अंत तक इस प्रकार से देखते हैं। क्या देखते हैं कि 1600 से लेकर के 1772 ईस्वी तक का कार्यकाल, यानी क्या, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी। सिर्फ उसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य हुआ करता था। फिर देखते हैं क्या कि 1773 से लेकर के 1858 का काल, यानी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक विकास का काल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय में अपने संवैधानिक विकास किए और तत्पश्चात 1858 से 1935 तक का काल, यानी क्या, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत का जो काल है, यानी ये राज्यपाल का पद कुछ अत्यधिक अपनी और प्रशंसा लिए हुए, अपनी और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हुए अपना कुछ नया प्रदर्शित करता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर के 1947 तक का। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, यानी क्या,
ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन के अवसान का काल क्या है? 1947। यानी इसके बाद राज्यपाल का पद जो है, गवर्नर का पद, जिसे कि हम गवर्नर भी कहते हैं, राज्यपाल दैट मीन्स गवर्नर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? गवर्नर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपनी इस यात्रा का प्रारंभिक चरण जैसे आप सबों को समर्पित करने जा रहा हूं। तो 1600 से 1772 प्राथमिक खंड को देखिए, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी क्या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था? इन्हें एक फरमान दिया था, चार्टर दिया था, जिसे कि हम कंपनी का संविधान भी कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या हुए थे कि एक 24 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और क्या किया गया था? तो कंपनी के अपने सार्वजनिक सभा थे, यानी ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स हुआ करते थे। और क्या थे? तो कंपनी के और निदेशक मंडल, जिसे कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स कहा करते थे। इसके अलावा कंपनी के तो ये प्रशासनिक अधिकारी हुए जिसने कि इसको गठन किया था और घोषणा पत्र में इसे रखा गया, इसे स्थान दिया गया। और किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। कि कब दिया गया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल पद का सृजन भी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ, क्योंकि इन 24 सदस्यीय समिति के अलावा एक राज्यपाल और एक उपराज्यपाल के पद का भी सृजन किया गया। और ये राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद का सृजन क्यों किया गया? निश्चित रूप से जानना आवश्यक है। इसलिए जानना आवश्यक है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्वयं बिजनेस नहीं करते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ आदमियों के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ वर्कर्स के माध्यम से बिजनेस का कार्य संपादित करवाते, निश्चित रूप से। तो घोषणा पत्र को हम क्या कहेंगे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो घोषणा पत्र था उसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान भी कहते हैं। और ये राज्यपाल जो थे इनको क्या कहेंगे? तो कंपनी के वास्तविक एजेंट के रूप में इसकी नियुक्ति हुई। निश्चित रूप से ये कंपनी के प्रति समर्पित थे। अब काम कहां आरंभ होता है? तो एशिया के पूर्वी द्वीपों के साथ इनका व्यापारिक संबंध। तो व्यापारिक संबंध स्टैब्लिश होते जाएंगे अब। यानी क्या कंपनियां अपनी छोटी छोटी टोलियां लेकर के कहां पे व्यापार करने के लिए जहां भी आएंगे तो व्यापारिक कोठी स्थापित करेंगे। यानी कि व्यापार का प्रादुर्भाव अब आरंभ हो रहा है। कहां हो रहा है? तो जावा, सुमात्रा, मलक्का, इंडोनेशिया, भारत। सर्वप्रथम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया कि भारत के तटवर्ती इलाकों में जैसे सूरत, मुंबई, गोवा, मछलीपट्टनम, यहाँ की कोलकाता, यानी कि इन्होंने क्या देखा कि भारत के उन तटवर्ती इलाकों पे पहले अपनी व्यापारिक कोठियां लगाई, निश्चित रूप से। और क्या हुआ कि इसी क्रम में कंपनी ने क्या किया? तो कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ के बाद जो भी साम्राज्ञी हुए, जो भी राजा हुए, उनसे विशेषाधिकार प्राप्त करते चले गए। तो इन विशेषाधिकारों का क्रम क्या रहा? तो 1600 के बाद 1609 का चार्टर, 1615 का चार्टर, 1624 का चार्टर, 1661 का चार्टर, 1686 का चार्टर, 1694 का चार्टर, एवं की 1698 का चार्टर। तो हम क्या देखते हैं? अब तक क्या था कंपनी की स्थिति? एक व्यापारिक कंपनी, यानी बिजनेस करने के लिए गई हुई थी। और बिजनेस के क्रम में क्या था? उसका बिजनेस प्रधान कौन था? वहां जहां की ये साथ जा रही थी तो गवर्नर, राज्यपाल। और जहां ये अपनी कोठियां लगाते थे उस क्षेत्र को ये क्या कहते थे? अपना प्रेसिडेंसी का इलाका। यानी प्रेसिडेंसी मतलब आप जानते हैं हाकिम हुकुम का क्षेत्र। प्रेसिडेंसी का वास्तविक अर्थ होता है हाकिम हुकुम का क्षेत्र, यानी कि जहां तक मेरा ये कारोबार चल सके।
इस हिसाब से उन्होंने अपनी कंपनियां स्टैब्लिश करनी आरंभ की। लेकिन होता क्या है कि 1698 के चार्टर के द्वारा कंपनी ने क्या निर्देशित किया कि अगर आप जहां कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, अगर वहां पे आप किसी भी तरह की प्रशासनिक गतिविधि भी अगर देखें, अगर कहीं मौका लग रहा है, तो आप उसका इंतजाम अवश्य करें, निश्चित रूप से। यानी क्या कंपनी के मन में कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद की प्रक्रिया आरंभ हो गई। यानी क्या भारत का इतना खुला इलाका जहां लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा, चाहे वो फ्रांसीसी रहा हो, चाहे वो डच रहा हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स रहा हो, चाहे वो पुर्तगाली रहा हो, जो कोई आया। सर्वप्रथम तो इन्होंने क्या किया 1698 के बाद, तो इन्होंने पहले जो ये तटवर्ती व्यापार में संलग्न थे, अब ये भारत के आंतरिक व्यापार में भी इंटर कर गए। यानी कि भारत के आंतरिक इलाकों में भी इनका प्रवेश होने लगा। तो इस प्रकार से इलाकों में तो प्रवेश होना आरंभ हो गया। साथ साथ गवर्नर का क्या ख्याल रहा, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं। तो राज्यपाल को अपने प्रशासन तंत्र को संचालित करने के लिए एक परिषद बना दिया गया, जो भाई परिषद के बहुमत के निर्णय के आधार पर आप कोई निर्णय लेंगे। यानी परिषद अगर कहेगी किसी भी बात पे बैठक होगी, तो उसके आधार पर आपको निर्णय लेकर के उस कार्य को संचालित करना। तो परिषद होगी, राज्यपाल हुए, तो राज्यपाल के अधिकार क्या क्या हुए? निश्चित रूप से राज्यपाल को व्यापक अधिकार प्रदान करके ब्रिटेन से इंडिया भेजा गया। कैसे? उसके पास में कौन कौन सी शक्तियां सन्निहित की गई? कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति। इसका मतलब यह नहीं है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश के राजा से ऊपर थे। निश्चित रूप से कानून बनाते थे, लेकिन वो कानून जो बनता था तो उसका एक नियम था। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश साम्राज्य मतलब राजा के द्वारा बनाए गए कानून का कहीं से भी उल्लंघन हो। यानी क्या उसके अधीन कानून बनाने चाहिए। यानी कंपनी के विकास के लिए आप जो कानून बनाते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि भारत में आप वाणिज्यिक प्रधान के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, व्यापारिक वाणिज्यिक प्रधान के रूप में। हम जैसे कहते हैं क्या, जो ये फलाने कंपनी के क्या है, जनरल मैनेजर है, तो महाप्रबंधक की भूमिका में राज्यपाल है। कब है महाप्रबंधक की भूमिका में राज्यपाल? तो 1600 से 1772। ये क्या है? तो जनरल मैनेजर की भी भूमिका में। इनका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कंपनी को व्यापारिक वाणिज्यिक अभिवृद्धि करना। यानी कंपनी के विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं हो उनको पूरा करना। तो उसके क्रम में क्या है? कंपनी का प्रचार प्रसार भी करना। जो ये उत्पाद बहुत अच्छे हैं, नहीं जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, यही हम नहीं जानते हैं इतनी बात, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं, जो भी आप विज्ञापन देखते हैं तो विज्ञापन के आधार पर बिकता है। तो इसका सिर्फ राज्यपाल महोदय को इसलिए नहीं रखा गया था कि सिर्फ आप बैठ करके वेतनभोगी होंगे, नहीं, आपको कंपनी के विकास के लिए छोटे से छोटे मुद्दों को देखना होगा, छोटे से छोटे बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी, और कंपनी का विकास किस प्रकार से हो इसके और ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से इसके ऊपर ध्यान दिया भी गया। थोड़ा अलग हटके हम देखते हैं कि भाई क्या राज्यपाल का पद जो था वो क्या किस प्रकार से था, उनके कार्यकाल क्या थे। तो जिस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, तो 24 सदस्य के साथ साथ राज्यपाल की भी नियुक्ति हुई थी। तो प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति महारानी एलिजाबेथ ने ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स को कहा, खुश होकर के कही उन्होंने कि नहीं, मैं पहला राज्यपाल अपने मन से नियुक्त करूंगा। तो उन्होंने पहला राज्यपाल अपने मन से नियुक्त किया, जिसका नाम था एल्डरमैन थॉमस स्मिथ। क्या नाम था? एल्डरमैन थॉमस स्मिथ। वो पहले राज्यपाल थे। और क्या कहा गया? कहा गया ये तो मैंने प्राथमिक दफा चुन लिया,
लेकिन ये अधिकार कंपनी की सार्वजनिक सभा के पास सुरक्षित है। यानी क्या, किसके? ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स के पास में। यानी क्या, जो भी राज्यपाल उपराज्यपाल का चयन होगा कौन करेंगे? तो ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स करेंगे। कंपनी के राज्यपाल और उपराज्यपाल का चयन कौन करेंगे? तो ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स करेंगे। इतना ही नहीं, मैंने तो आपको ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, यानी क्या, जिसने बनाया, यानी निश्चित रूप से ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स का भी चुनाव कौन करती थी? तो ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स करती थी। यानी क्या, उसकी सार्वजनिक सभा होती थी, उसको न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। तो जिस तरह से कि राज्यपाल को हम देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम राज्यपाल एल्डर में थॉमस स्मिथ को नियुक्त किया। तत्पश्चात उन्होंने कंपनी से कहा, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर से कहा कि इसके बाद आप अपने राज्यपाल का चयन अपने तरीके से करेंगे। कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन हम देखते क्या है कि उसका कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो थॉमस स्मिथ जो 1607 से लेकर के 1621 यानी 14 वर्ष तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहे, उसी प्रकार से सर मॉरिस अबाट ये भी 14 वर्षों तक राज्यपाल के पद को सुभूषित किया। लेकिन होता क्या है कि 28 सितंबर 1694 का जो चार्टर अधिनियम पास हुआ, घोषणा पत्र जो आया, तो उसमें स्पष्ट उल्लेखित था, क्या था कि राज्यपाल और उपराज्यपाल सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही चुने जाएंगे। तत्पश्चात बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स उन्हें पदच्युत कर देगी और नए राज्यपाल और उपराज्यपाल का चयन करेगी। यानी इसके पहले भी कुछ हो सकता है। तो कैसे कुछ हो सकता है? यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स को हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चीफ न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। जब अगर उसे ये आभास हो जाए कि ये राज्यपाल और ये उपराज्यपाल हमारे व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधि के लिए सक्षम नहीं रह गए हैं, तो उन्हें वह तुरंत वापस बुला सकते थे निश्चित रूप से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में राज्यपाल का पद और उपराज्यपाल का पद क्यों प्रचलित और प्रभावशाली हुआ कि इनका काम सिर्फ इतना ही नहीं था कि वेतन भोगी बन के रहना, इनका काम था व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाना। तो इस प्रकार से इन्होंने महाप्रबंधक के तौर पर भी कार्य किया। जिस प्रकार से कि इनकी एक संधि, जैसे 1661 की संधि के तहत, घोषणा पत्र के तहत, चार्टर के तहत इनको जो स्थायी सेना रखने, संधि करने, पूर्वी द्वीपों के साथ युद्ध करने, शांति स्थापित करने, यानी व्यापार को समुचित तरीके से बढ़ाने के ये जितने व्यापक अधिकार मिले थे, सबों के मूल में राज्यपाल का पद सन्निहित था। क्योंकि कोई भी व्यापारिक गतिविधि का संचालन करता राज्यपाल ही हुआ करता था, और उसके सहयोगी कौन थे? उनके परिषद के सदस्य, और राज्यपाल नहीं होने की स्थिति में उपराज्यपाल, या राज्यपाल होने की भी स्थिति में उपराज्यपाल को किसी अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत प्रभावी तरीके से उन्हें शासन संचालित करने का अधिकार दे दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस राज्यपाल पद के व्यापक मायने हुए। तो पहले कंपनियां क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थी। उसे क्या करना है कि सिर्फ व्यापार वाणिज्य की तरक्की करना है, उससे मुनाफा कमाना है, और मुनाफे कमाने के साथ साथ इतना मुनाफा कमा लिया कि अब उसकी गतिविधि कहां संचालित देखने को तत्पर हो गई कि क्या मैं इस सोने क्षेत्र पर शासन भी कर सकता हूं। भारत को उन्होंने क्या समझा? एक ऐसा रेगिस्तान जहां की कोई शासक है ही नहीं। अगर यहां थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो इस व्यापारिक उपनिवेश को साम्राज्यिक उपनिवेश बनाया जा सकता है। हम देखते हैं क्या
कि 1757 का पलासी का युद्ध, जिस समय की रॉबर्ट क्लाइव राज्यपाल यानी गवर्नर हुआ करते थे। फिर 1764 का बक्सर का युद्ध, जिन्होंने की भारत में व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को ऐसे मोड़ा कि लग रहा है कि अब साम्राज्यिक उपनिवेशवाद की ओर आगे बढ़ने वाला कदम है। यानी कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधि को कम करते हुए प्रशासनिक गतिविधि को चुनना आरंभ कर दिया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अब ये तीनों प्रांतों का राजस्व इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। प्यारे छात्रों, जिस प्रकार से मैंने आपको राज्यपाल और उपराज्यपाल के बारे में बताया, निश्चय ही मैं अपनी अगली कड़ी में आपको इससे आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। इसे आप अवश्य ध्यान से बार बार सुनेंगे और तत्पश्चात इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। इसी के साथ मैं वेद प्रकाश भारती मंगलम क्लासेस की ओर से आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।